गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस, जिसमें हम लिख रहे हैं पाठ 4 ऊष्मा तथा तापमान। पाठ 4 ऊष्मा तथा तापमान। ठीक है, पाठ 4 ऊष्मा तथा तापमान। इसमें हमारा एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ था दीर्घ उत्तरी का। हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा लास्ट प्रश्न था कि एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए कि काली वस्तुएं चमकीली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, काली वस्तुएं दिख रहा है सबको? काली वस्तुएं चमकीली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा कि एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए कि काली वस्तुएं चमकीली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। उत्तर लिखेंगे हम लोग। उत्तर लिखेंगे, प्रश्न लिख लीजिए, उत्तर लिखेंगे। हम धूप में समान आकार वाली काली और चमकदार वस्तुएं रखते हैं। हम धूप में समान आकार वाली एक काली और एक चमकीली वस्तु रखते हैं। ठीक है, हम धूप में एक समान आकार की काली और एक चमकीली वस्तु रखते हैं। हम पाते हैं कि काली वस्तु अधिक गर्म हो जाती है। हम पाते हैं कि काली
जाती है क्योंकि काली वस्तुएं काली वस्तुएं ऊष्मा का श्रेष्ठ अवशोषक होती है। काली वस्तुएं उसमें ऊष्मा का श्रेष्ठ अवशोषक होती है। चमकदार वस्तुएं ऊष्मा का श्रेष्ठ परावर्तक होती है। काली वस्तुएं अवशोषक होती हैं, मतलब अवशोषित करती हैं, और चमकदार वस्तुएं परावर्तक होती हैं, मतलब वापस लौटा देती हैं। इतना लिख लीजिए, फिर ऊपर हम लिखते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर हम मिटा कर लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर से प्रश्न से देखिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आप प्रश्न मतलब मेरी बातों को सुनकर आप समझिएगा कि क्या लिखा गया है। देखिए, एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए कि काली वस्तुएं चमकीली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम धूप में समान आकार वाली एक काली और एक चमकीली वस्तु रखते हैं। हम पाते हैं कि काली वस्तु अधिक गर्म हो जाती है क्योंकि काली वस्तुएं ऊष्मा का श्रेष्ठ अवशोषक होती हैं, अवशोषक मतलब अवशोषित कर लेती हैं, तथा चमकदार वस्तुएं ऊष्मा का श्रेष्ठ परावर्तक होती हैं। अब यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद हम मिटाकर लिखेंगे। हो गया होगा, मिटा दें। आगे देखिए, इसमें अभी हमारा थोड़ा सा लिखना है, अर्थात करके लिखिएगा। अर्थात काली वस्तुएं आने वाली अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को, अर्थात काली वस्तुएं आने वाली अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित कर लेती हैं, जबकि चमकदार वस्तुएं आने
अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को आने वाले अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को परावर्तित कर देती है। ठीक है, देखिए उसके आगे ही लिखिएगा, जहां तक आप लिखे थे हमने मिटा दिया। हमने पहले कहा था कि थोड़ा सा और लिखना है इसमें, उसके आगे आप लिखिएगा अर्थात काली वस्तुएं आने वाले अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, मतलब ग्रहण कर लेती है, जबकि चमकदार वस्तुएं आने वाली अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को परावर्तित कर देती है। परावर्तित कर देती मतलब वापस लौटा देती है। ये हो गया आपका यहाँ पे, और यहीं पे आपका पाठ आपका खत्म हो गया। लिख लीजिए इसे। मिटा दें, आगे पढ़ेंगे हम लोग, और समय है अभी काफी। तो अगला पाठ हमारा पढ़ना है देखिए क्या है अगला पाठ। पाठ 5 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। पाठ 5 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, ये हमारा पाठ 5 है। ठीक है, चार तक हमने पढ़ भी लिया और नोट्स भी कर लिया। सभी लोग नोट्स तैयार कर लिए होंगे। अब आगे हमें पढ़ना है पाठ 5 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, देखिए लिखा है कि हमारे जीवन में भोजन का बहुत अधिक महत्व, तो भोजन तो जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का होना आवश्यक है। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं कि भोजन जरूरी है तो हम कुछ भी खा लें। एक संतुलित आहार का होना क्या है, आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जिसका क्या है, सबका अलग अलग कार्य है। ऐसा नहीं कि सारे अंग एक ही कार्य करते हैं, सब अलग अलग अंग हैं, तो उनका कार्य भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, देखिए आगे, इन सभी अंगों को अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। मतलब कि हम चाहते हैं कि यदि हमारा अंग, जो हमारे अंग है, अच्छी तरह से कार्य करें तो हमारा शरीर क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारे अंग अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। यदि जैसे हम पढ़ाते हैं और आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं, चाहे वो क्षेत्र आपका कोई भी हो, कोई भी काम हो, घर का काम हो, कहीं पर भी जाना हो। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, हमारा सही रहना चाहिए। शरीर के स्वस्थ होने पर काम करने में उत्साह बना रहता है। यदि हम स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो हम उत्सुक रहते हैं कि हम ये कार्य जल्दी से कर लें। ठीक है, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा शरीर अच्छी तरह से विकास करता है, मानसिक वही सोचने की क्षमता विकसित होती है। व्यक्ति रोजाना भोजन करता है जिससे व्यक्ति को ऊर्जा की
प्राप्ति होती है। देखिए हम रोज भोजन करते हैं, एक दिन खा करके 4 दिन बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सुबह शाम रोज भोजन करते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। हमारा शरीर काम करता है, हमारा अंग कार्य करता है, तो हमें उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा शरीर को मिलेगा कहाँ से? ऊर्जा मिलेगा भोजन से। तो इसलिए हम प्रतिदिन कार्य करते हैं और प्रतिदिन भोजन करते हैं उसके लिए। अब है ऊर्जा से हम विभिन्न कार्य करते हैं। भोजन में विभिन्न तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर पोषण, निर्माण तथा वृद्धि होती है। करा कि भोजन में विभिन्न तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर का क्या होता है? पोषण होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अतः हमें प्रतिदिन समुचित आहार लेना चाहिए। हमें रोज एक समुचित आहार, मतलब कि सभी तत्व जिसमें सम्मिलित हों वैसा आहार लेना चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि गरीबी और ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। जैसे बहुत लोग के पास तो संपूर्ण आहार लेने के लिए पैसा ही नहीं होता गरीबी के कारण, और कुछ लोग के पास पैसा होता है तो वो उसके अभाव में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो 2 तरह की समस्याएं हो जाती हैं। कहाँ चले गए? हाँ, प्रभावित होता है जिसके कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। अतः आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। देखिए व्यक्ति को आहार तो मिल रहा है, यदि संतुलित आहार है, लेकिन सभी व्यक्ति के आहार की क्षमता होती है, मतलब कि कौन कितना खाना खाता है, सब एक समान नहीं खाते, उनकी क्षमता होती है। तो यदि कम खाएंगे तभी दिक्कत है और अधिक खाएंगे तभी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कुपोषण का वो शिकार हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। अतः आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए, मतलब संतुलित होने के साथ साथ जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए। अपर्याप्त भोजन के कारण मनुष्य कुपोषण का शिकार बन जाता है। यदि जितनी आवश्यकता है उतना भोजन हमें नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा उसे। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या और गरीबी के कारण अधिकतर व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि ज़्यादातर लोग क्या हो रहे हैं? कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। अधिकतर कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? ज़्यादातर कुपोषण होते हैं। अब कुपोषण से होने वाले रोग कौन से हैं? कुपोषण तो हम जानते हैं कि पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने के कारण व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, उसको कुपोषण हो जाता है। लेकिन यदि उसको कुपोषण हो गया तो कौन कौन से उसको रोग हो सकते हैं? तो देखिए यदि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिले तो वह कुपोषण रोग का शिकार हो जाता है। यदि उसको कुपोषण हो गया तो रोग एक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जो अपने आहार में हरी सब्जियां, फल, दूध आदि नहीं लेते हैं वे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे है कार्बोहाइड्रेट की कमी। अब यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना। ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। अब यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी। कार्बोहाइड्रेट की कमी, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा देता है। क्या करता है? मुख्य रूप से हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से हमें ऊर्जा देता है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से व्यक्ति दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से सुस्ती, शारीरिक क्षमता में कमी, थकावट आदि का अनुभव होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मनुष्य के शरीर में चर्बी जमा हो जाता है। यदि अधिक मात्रा में ले लिए तब भी क्या हो जाता है? चर्बी हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत लोग मोटे होते हैं, चर्बी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में स्थूलता अर्थात मोटापन तथा श्वसन अंगों में असामान्यता उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति हृदय रोग, मधुमेह आदि रोगों के शिकार हो सकते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट की वजह से कौन से रोग हो सकते हैं? हृदय रोग, मधुमेह और बहुत सारे रोग हैं जिससे आपको हो सकते हैं। मोटापा, ठीक है, श्वसन में असमानता, मतलब सांस लेने
की जो सामान्य गति है उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। फिर है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी। और यदि प्रोटीन की कमी हो गई तो देखिए, प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या होगा। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। मतलब हमारे शरीर की वृद्धि में क्या करता है, ये सहायता करता है प्रोटीन। यह हमारे शरीर की मरम्मत करता है। इसकी कमी से हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। यदि प्रोटीन की कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। प्रोटीन की कमी से जो हमारे शरीर का वृद्धि होता है वो क्या होगा, रुक जाता है। मांसपेशियां कमजोर और ढीली हो जाती हैं। शरीर के भार में कमी हो जाता है, भार में कमी हो जाएगा तथा मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। प्रोटीन की कमी इतना खतरनाक है कि इसकी कमी से आपकी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब कौन से 2 प्रकार के रोग हैं, देखिए। पहला है क्वासी-ओरकर। अब दूसरा है मैरेस्मस या सूखा रोग। दूसरा है आपका प्रोटीन की कमी से ये 2 प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्या, क्वासी-ओरकर और मैरेस्मस, या फिर इसको सूखा रोग भी कहते हैं। देखिए, क्वासी-ओरकर क्या है, यह प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में शरीर में सूजन आ जाता है। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति का शरीर सूज जाता है, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है, बाल भूरे होकर फटने लगते हैं। इस रोग में बच्चों का वजन घट जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। इस रोग को प्रोटीन युक्त भोजन देकर दूर किया जा सकता है। यदि ये रोग हो गया है तो इसको दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। और इसके लक्षण हैं जैसे हाथ पैर का दुर्बल होना, पेट बाहर निकल आना, बाल भूरे होकर फटने लगना। ठीक है, यदि बच्चे हैं तो उनका वजन कम होना, ये सब क्या है, चेहरा पीला पड़ना, ये सब है क्वासी-ओरकर के लक्षण। इन सब लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि प्रोटीन की कमी है और रोग कौन सा है, आपका क्वासी-ओरकर। और इसको दूर करने के लिए यदि प्रोटीन युक्त भोजन भरपूर दिया जाने लगे तो ये रोग दूर किया जा सकता है। फिर आपका मैरेस्मस या फिर सूखा रोग। यह रोग भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में शरीर छिड़ तथा सिकुड़ जाता है। मतलब कि शरीर कमजोर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, चेहरा दुर्बल, आंखें धंस जाती हैं। शरीर में ऊर्जा न होने के कारण और दुर्बल होने के कारण बच्चा चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, कमजोर इतना हो जाएगा कि वह चल फिर ही नहीं पाएगा। प्रोटीन युक्त भोजन, दूध, कार्बोहाइड्रेट आदि देना चाहिए। यदि ये रोग हो गया, सूखा रोग मैरेस्मस हो गया है, तो आपको प्रोटीन युक्त भोजन, दूध, कार्बोहाइड्रेट देने से ये रोग क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर है आपका वसा की कमी। अगला है वसा की कमी। अब वसा की कमी से देखिए कौन सा रोग होता है। वसा की कमी, देखिए इसकी कमी से कमजोरी आती है तथा कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यदि वसा की कमी हो गई है तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा और कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। फिर है प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी। देखिए अगला हेडिंग है हमारा विटामिन की कमी। विटामिन की कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से रतौंधी, छीड़ वृद्धि, स्कर्वी, बेरी-बेरी, कब्ज, रिकेट्स,
सूखा रोग नामक रोग हो जाते हैं। देखिए विटामिन से कई प्रकार के रोग होते हैं, जो हम नीचे पढ़ेंगे कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। जैसे है विटामिन ए, तो भोजन में सूक्ष्म मात्रा में लेने से यह नेत्रों, बालों तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। मतलब कि भोजन में थोड़ी सी मात्रा यदि विटामिन ए की है तो हमारा नेत्र मतलब आँख, त्वचा, बाल ये सब क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके अधिकतर स्रोत पालक, आम, मक्खन, शकरकंद, टमाटर, पीले नारंगी फल आदि हैं। ये सब क्या है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। जैसे कि इसमें पालक में, आम में, मक्खन, शकरकंद, टमाटर, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। इसकी कमी से दृष्टिहीनता व सूखा रोग हो जाता है। यदि विटामिन ए की कमी हो गई तो दृष्टिहीनता मतलब देखने की कमी, सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन ए का महत्व है पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहयोग देना। विटामिन ए का जो हमारे शरीर में महत्व है वो है कि जो ये पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र होता है, इसको क्या करता है, सहायता देता है। पाचन तंत्र और हमारे तंत्रिका को नियंत्रण करने में, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में सहायता देता है। इसके अधिकतर स्रोत मुख्यतः अंडा, मांस, साबुत खाद्य आदि। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी हो जाती है तथा बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे बेरी-बेरी जो नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। इसी में लिख दिया है विटामिन बी की कमी से बेरी। ए की कमी से आपका यहाँ पे रतौंधी हो जाएगा और बी की कमी से यहाँ पे वो ए वाले में ही लिख दिया है आपका बेरी-बेरी की, ठीक है। तो ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, दृष्टिहीनता, रतौंधी। और फिर बी की कमी से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कमी से कमजोरी, शरीर में कमजोरी हो जाती है तथा बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। अब फिर है विटामिन बी टू भी है इसमें। देखिए मुख तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह मटर, सेम, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा गंदी हो जाती है तथा बालक मंद बुद्धि का हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे B2, B12, फिर विटामिन सी है। ये सब जो है थोड़ा सा अच्छे टॉपिक हैं जो हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में हम देख सकते हैं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। हमारे आसपास के लोग जो है किसी में ये लक्षण तो नहीं दिख रहा है, हम मतलब कि अपने आसपास ही इसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा पढ़िएगा घर पे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इसे। आज के लिए इतना ही, और जो हमने लिखवाया है वो पाठ नोट्स तैयार कर लीजिएगा और उसको याद करते रहिएगा। बाय बच्चों।